मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए गाइस, कक्षा 11 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चल रहा है। अध्याय 2 स्टार्ट हो रहा है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। अध्याय का नाम है आपका संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है गाइज, तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ठीक है गाइज, जो चैप्टर की रीडिंग है यानी कि टेक्स्ट बुक है, उसको हम बाद में कराएंगे। पहले आपके मेन टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण जो ऑल कंपटीशन IAS PCS एग्ज़ाम में आने वाले। ठीक है गाइज, बोर्ड एग्ज़ाम, 10th क्लास, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम, ज्योग्राफी, ग्रेजुएशन स्तर, PG स्तर पे आने वाले क्वेश्चन। ठीक है गाइज, क्योंकि बुनियाद सभी जगह आती है। ठीक है, बेसमेंट हर किसी के साथ होता है। ठीक है गाइज, तो ये ना समझे कि छोटी क्लास का है। ठीक है, छोटे से ही बड़ा बनता है। ठीक है गाइज, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस करते रहें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ठीक है गाइज, तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट यानी कि तथ्य है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भू वैज्ञानिक संरचना इसके क्रियाशील भूआकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों का प्लेट के क्षैतिज संरक्षण की अंतःक्रिया के परिणाम अस्तित्व में आए हैं। अंतर्जनित कहते हैं जो अंदर के बल हैं पृथ्वी के। ठीक है, बाह्यजनित मतलब बाह्य बल यानी कि बाहरी बल जो होते हैं, जैसे अंतर्जनित जल हो गया अंदर का, यानी कि टेक्टोनिक प्लेटें हो गई और सारे वो अंतर्जात बल हो गए। और बहिर्जात बल जो बाहर से काम करते हैं, हवा, प्रेशर, वायु, ये सब बहिर्जात बल है। वे प्लेटें के क्षैतिज संरक्षण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। यानी कि ये क्षैतिज हुए, क्षैतिज का संरक्षण हुए, यानी कि ये टूट फूट हुई। ठीक है, इनके अंतःक्रिया की क्रिया हुई, परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए, यानी कि नए बने। भूवैज्ञानिक संरचना पर सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है? 3। ठीक है गाइज, 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है, भौतिक लक्षणों पर आधारित है। ठीक है गाइज, भौतिक का मतलब फिजिकल, जो नेचुरल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रथम खंड है आपका प्रायद्वीपीय खंड। ठीक है, पहला खंड है आपका प्रायद्वीपीय खंड। तो भारतीय प्रायद्वीपीय मुख्यतः जो भारतीय प्रायद्वीप है यानी कि मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट व नाइस से बना हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, प्रायद्वीपीय खंड, भारतीय प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किस से बना हुआ है? ठीक है, तो देखिए, यानी कि प्राचीन ग्रेनाइट से, वर्तमान या मध्यकालीन बेसाल्ट से। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको भारतीय प्रायद्वीप खंड जो है प्राचीन ग्रेनाइट व नाइस से बना है। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट डाटा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे, कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनीय क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह लंबवत हलचलों व खंड भ्रंशन से प्रभावित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी कि अलग अलग प्लेटें जब अलग अलग देशों में प्रवेश करती हैं या आपके महाद्वीपों में प्रवेश करती हैं, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इंडो यानी कि इंडो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह लंबवत हलचलों यानी कि लंबी हलचलें होती हैं, हलचलें उथल पुथल होते हैं, भ्रंश से प्रभावित है। भ्रंश मतलब दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ऊंची नीची खाइयाँ बन जाती हैं, ऊंचे पठार नीचे हो जाते हैं, नीचे पठार ऊंचे हो जाते हैं भ्रंश के कारण। नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। अब देखिए, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत ये भ्रंश से ही बना है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत जो है नीचे धंसा और ऊपर को उठ गया। ठीक है गाइज, तो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत भ्रंश का उदाहरण यानी कि भ्रंश घाटी का ये अच्छा उदाहरण है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत। नर्मदा, ताप्ती, महानदी रिफ्ट घाटियाँ हैं, यानी कि ये नीचे को
घाटी धंसती चली गई, भ्रंश के कारण नीचे धंसते चले गए, तो नदियाँ बहुत गहरी खाइयों में बह रही हैं, 1-2,000-3,000 मीटर लगभग गहरे में बह रही हैं, फिट के अकॉर्डिंग, मीटर के अकॉर्डिंग बह रही हैं। ठीक है, मीटर से भी नाप सकते हैं, फिट से भी नाप सकते हैं। तो यानी कि बहुत नीचे गहरी खाइयों में बह रही हैं, उनको हम घाटियाँ कहते हैं, रिफ्ट घाटियाँ, यानी कि बिल्कुल ऊपर से बड़ी और नीचे को छोटी छोटी होती चली जाती है, रिफ्ट घाटी। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि ऊपर से बड़ा होता है, स्पेस चौड़ा होता है, नीचे को बहुत संकरी सी होती चली जाती हैं, उनको रिफ्ट घाटियाँ कहते हैं। क्वेश्चन आता है आपके IAS PCS में, ठीक है, IAS या आपके PCS में, यानी कि IAS PCS में या ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कौन कौन सी नदियाँ रिफ्ट घाटी भ्रंश से बहती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी 3 घाटियाँ हैं। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तो कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय, देखिए आगे का टॉपिक है, प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल, लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित अंतर्जनित बलों की अंतक्रियाओं से प्रभावित है, यानी कि बहिजात बल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जनित बल और एक बहिजात बल, जो बाहर काम करते हैं, एक अंदर काम करते हैं पृथ्वी के। ठीक है गाइज, इसके परिणाम स्वरूप बलन, मोड़, भ्रंशन, यानी कि छेप बनते हैं। तो बलन बनते हैं मोड़ जैसे, भ्रंश नीचे को धंस जाते हैं, छेप बनते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, अब देखिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अविनीत गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक है गाइज, तो देखिए इतने लगभग करोड़ वर्ष पहले हुआ है, किसका, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का। तब से इस हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों से पाट रही हैं, यानी कि जो नदियां हैं अपने अवसाद, यानी कि अवसाद का मिट्टी, पत्थर, कंकड़ काट के ला रही हैं और उसको नदी घाटी को या प्लेन्स को पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है तो उसकी गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। ठीक है गाइज, यानी कि पहले बहुत ही गहरी थी। आगे देखते हैं भूआकृति, तो भूआकृति देखते हैं, भूआकृति है क्या, देखिए गाइज, किसी स्थल की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर उत्तर में विशाल पर्वतमाला हिमालय मिलती है। ठीक है, यहाँ पर विशाल पर्वतमाला हिमालय मिलती है। तो अब देखते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है गाइज, दोबारा से फिर वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए भारत का तृतीय भूभाग है जो 6.4 करोड़ वर्ष पहले बना है लगभग। ठीक है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है, यानी कि अंतर्जात बलों से और बाह्यजात बलों के कारण ये मैदान बने हैं। तब से हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों से इसको पाट रही हैं, यानी कि इसको जो ऊंचा नीचा है उसको समतल कर रही हैं। ठीक है गाइज, नीचे में मिट्टी छोड़ जाती है, ऊंचे से काट देती है नदियाँ। ठीक है, तो ये देखिए इसकी गहराई जो जलोढ़ है 1000 से 2000 मीटर है। आगे देखते हैं भूआकृति, तो देखिए भूआकृति अभी आपको मैंने पहले समझाया है भूआकृति, तो सेम है भूआकृति, इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे और अपने नोट्स बनवा लेंगे। ठीक है गाइज, क्योंकि दोबारा ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं ये भी इसी का भाग है। वही दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार मिलता है, इसके मध्य में विशाल मैदान मिलता है। भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। तो देखिए भारत के निम्नलिखित भूखंड हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज, यानी कि निम्नलिखित भूखंड, तो भारत को कितने भूखंडों में बांटा जा सकता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत भूखंड पठार मिलता है जिसको हम बहुत सारे खंडों में बांटते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखे करें, अच्छे से देखे करें और अपने नोट्स ज़रूर बनाए गाइज,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।